तो मेरे स्लाइड पे जो पॉइंट्स हैं वो अंग्रेज़ी में हैं। मैं ज़्यादातर आपसे हिंदी में बात करूंगा जिससे कि ज़्यादातर लोगों को समझ में आ सके। सबसे पहले मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल तुषार शर्मा, असम रेजिमेंट 135 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स जो कि बिशमुरी में है उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा ओरिजिनल रेजिमेंट भी असम रेजिमेंट ही है और मैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आज की तारीख अगर शामिल करें तो तकरीबन 12 साल बिता चुका हूँ। हमारी यूनिट का काम पूरे बीटीआर में पेड़ लगाने का है और हर साल हम तकरीबन 3 लाख पेड़ बीटीआर के जंगलों में लगाते हैं। थैंक यू। प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हुए मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक बच्चों के करियर प्रोस्पेक्ट्स और स्पेसिफिक लास्ट में जिसको मैं कवर करूंगा करियर प्रोस्पेक्ट्स आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उसके बारे में डिस्कस करने का है। करियर प्रोस्पेक्ट्स कंसिडर करने से पहले, सोचने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका यानी कि टीचर्स का बच्चों के डेवलपमेंट में रोल समझना। आप ही हैं जो मुझ जैसे लोगों को और आपको आपके टीचर्स ने जब हम स्कूल में थे तब गाइडेंस दिया है, हमें सिखाया है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा काम गाइड करने का। दूसरा काम मेंटोर। मेंटोर मतलब कि जब हमें अपना एक रास्ता तकरीबन मिल जाता है तो उस रास्ते पे कैसे चलना है वो हमें सिखाना। और तीसरा काम स्किल आइडेंटिफायर। मेरे टीचर्स मुझे ठीक तरह से बताते गए कि बेटा तुम्हारा मैथ्स कमज़ोर है, तुम्हारा साइंस कमज़ोर है, तुम उसमें मत जाओ, तुम कॉमर्स पढ़ लो या आर्ट्स पढ़ लो। तो मेरे टीचर्स ने आपके जैसे ही थे जिन्होंने मुझे बताया कि भाई आप काबिल नहीं हो साइंस के, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो इसलिए उन्होंने मुझे ठीक तरह से मेरे स्किल्स को आइडेंटिफाई करके मुझे बताया कि बेटा आप इधर जाओ, इधर मत जाओ। ये मेरे ख्याल से आपका एज टीचर सबसे ज़रूरी रोल है। आपने बच्चों के स्किल को समझना है, उसकी क्या कमियां हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, बच्चा किस चीज़ में स्ट्रांग है और किस चीज़ में कमज़ोर है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है और फिर बच्चे को उसी हिसाब से आपने गाइड करना। इसके बारे में और बाकी डिटेल में पीछे मिस्टर बरुआ साहब बैठे हैं जो कि आगे की प्रेजेंटेशंस लेंगे और जो आपके साथ टच में भी रहेंगे आगे की बच्चों के डेटाबेसेस डेवलप करने के बारे में। उस हिसाब से फिर आप चलिए, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। हमारे काफ़ी सारे बच्चे 10th से पहले या फिर 10th के ठीक बाद पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। उसकी पहली वजह यह है कि बच्चों को वो काबिलियत अपने में नहीं नज़र आती कि वो आगे और पढ़ाई कर सकें। दूसरा, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी उनके पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बच्चों को और पढ़ा सकें। फिर बच्चा उस उम्र में भी पहुंच जाता है कि वो फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो पढ़ाई करने के बजाय बच्चा किसी नौकरी करने में या कोई स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। आईटीआईज और पॉलीटेक्निक्स में जहाँ तक मेरा ज्ञान है और मेरा ज्ञान, मैं इस मामले में अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ। मेरे पिताजी नई दिल्ली में आईटीआई में इंस्ट्रक्टर थे और मेरी मामी वो कैरियर काउंसलर थी दिल्ली के स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स की कैरियर काउंसलर। तो इनसे जितनी भी मुझे चीज़ें मालूम चल सकी, जितना भी डेटा मुझे मिल सका, उसके बेसिस पे आईटीआईज में और पॉलीटेक्निक्स में 60 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो कि हम बच्चों को
स्किल ट्रेनिंग, स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। पर उस चीज़ को करने के लिए भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बच्चे की काबिलियत को और बच्चे की लिमिटेशंस को। ये जितने भी ITI और पॉलिटेक्निक्स हैं, ये तकरीबन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में और ज़्यादातर स्टेट कैपिटल्स में हैं। कहाँ पर किस हिसाब की ट्रेनिंग होती है, उन चीज़ों के डिटेल आपको आराम से मिल सकेंगे क्योंकि आप टीचर्स हैं। ऊपर मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, थैंक यू। ओके, तो ये आपके लिए आसान होगा। अभी हम आएंगे क्लास 12 के बाद की पॉसिबिलिटीज़ में, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 में बच्चे का स्ट्रीम चॉइस हो जाता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। उसने कंप्यूटर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो बायोलॉजी लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसका स्ट्रीम डिसाइड हो जाता है। तो क्लास 12 के बाद वो किस तरह के कॉलेज में जाना चाहता है, किस तरह के इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, या फिर आगे अपना ही कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहता है। जैसे कि मेरा एक स्कूल का बैचमेट था जिसने क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम से किया और फिर उसने डिप्लोमा लिया टूरिज़्म में, और आज की डेट में अपनी खुद की टूरिज़्म एजेंसी चला रहा है। सो ये बच्चे ने कौन सी स्ट्रीम ली है और अगेन उसके कौन से स्किल्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके उसको ठीक जगह गाइड किया है, उसके हिसाब से बच्चे का 12th के बाद का कैरियर आगे बढ़ेगा। डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज, इन सब के बारे में आपको पता है। 100 कोर्सेज अवेलेबल हैं हिंदुस्तान में। आज की डेट में हज़ारों प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके पास बहुत बड़ी वैरायटी है कोर्सेज की। प्लस अभी जो गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं कि आप स्कूल के बाद बच्चों को कौन सा कोर्स करवा सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे टेक्निकल कोर्सेज भी हैं जो कि एक आर्ट्स या कॉमर्स स्टूडेंट भी कर सकता है। उन सब की नॉलेज भी आपको आराम से आपके जो करियर गाइडेंस काउंसलर्स हैं उनसे बहुत आसानी से मिल सकती है। अगेन स्किल्स आइडेंटिफाई करके बच्चों को उसी तरफ पॉइंट करना। आपने सिर्फ ऐसे दिखाने कि बेटा ये करो, ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है आप देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट प्लीज। अगर आपको लगता है कि बच्चा काबिल है, कॉन्फिडेंट है, उसमें अभी के समय से आगे सोचने की काबिलियत है, रिस्पॉन्सिबल है और मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी और रिस्क लेने की काबिलियत दोनों अगर हैं, तो आप बच्चे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ गाइड कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने यहाँ से जाकर स्कूल से बाहर निकल के अपना कोई एक सेटअप लगा दिया। फ़ोटो में आप देखेंगे एक बच्ची है, वो एक कस्टमर का हेयर सर्विसिंग, उसका हेयर कटिंग वगैरह का शॉप लगाकर खड़ी है। दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज़ जस्ट वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि बच्चे खुद के लिए अपने दम पे पैसे कमा सकते हैं, किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। अगेन अगर आपको लगता है कि बच्चा टेक्निकली काफ़ी साउंड है, मान लीजिए कि अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप उसको एक छोटा सा स्किल ट्रेनिंग का कोर्स करवाकर और फिर लेटर से एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खुलवाने के लिए बता दीजिए। इस तरह से आपने पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी गाइड करना है, जिससे कि उनकी काबिलियत को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं अपने बेस सब्जेक्ट पर आऊँगा जो कि है कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इन आर्म्ड फोर्सेस। मैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस में जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करूँगा। जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं जैसे कि CISF, CRPF, BSF, ITBP,
इनको मैं नहीं कवर करूंगा क्योंकि ये हमारे परव्यू से बाहर है। मैं आर्म फोर्सेस का हूं तो मैं आर्म फोर्सेस वाले कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को आपको बिल्कुल ब्रीफ में, और मैं समझता हूं कि दोपहर भी हो गई है, ऊपर गर्मी भी है और शायद भूख भी लग रही होगी, तो जल्दी से जल्दी अगली 4-5 स्लाइड्स में मैं आर्म फोर्सेस को कवर करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 तरह की एंट्री है, एक ऑफिसर एंट्री और दूसरी एंट्री एज अदर रैंक्स, यानी कि जवानों के तौर पर एंट्री। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस में इन दोनों तरह की एंट्री लागू है। नेक्स्ट प्लीज। अगर ऑफिसर्स का लें तो ऑफिसर्स की कमीशनिंग होती है, हमें प्रेसिडेंट का कमीशन मिलता है, प्रेसिडेंट का हुक्म आता है कि तुषार शर्मा आज से इंडियन आर्मी में नौकरी करेगा, इसको हम प्रेसिडेंट्स कमीशन बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स के लिए 2 तरह की एंट्रीज हैं, 2 तरह की कमीशंस हैं। एक है परमानेंट कमीशन, जिसमें कि ट्रेनिंग होती है और फिर परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर कम से कम 20 साल की नौकरी करने के लिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको पेंशन लागू हो जाती है। दूसरे तरह की कमीशन है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर 10 साल तक पहली नौकरी करता है, उसके बाद उसे एक्सटेंशन मिलती है और 4 साल की। 4 साल के बाद उसके पास चॉइस है, अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, अगर वो अप्लाई करता है और अगर उसकी काबिलियत अच्छी मानी जाती है तो उसको आर्मी में कंटिन्यू करने दिया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी मैं आपको परमानेंट कमीशन और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में परमानेंट कमीशन ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्लास 12 पास करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ट्रेनिंग होती है। 3 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग, कमीशन होने से पहले की ट्रेनिंग। मैं एक्स एनडीए हूँ, मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग करी है और फिर उसके बाद आर्मी वाले इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, नेवी वाले इंडियन नेवल एकेडमी में और एयरफोर्स वाले इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में अपनी अपनी जगहों पर आगे की ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। तो आप देखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के सामने मैंने 3 और उसके बाद आके 1, 1.51 ऐसे लिखा हुआ है। तो 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग, इंडियन नेवल एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग और एयरफोर्स एकेडमी में 1.5 साल की ट्रेनिंग। तो 4 से 4.5 साल की टोटल ट्रेनिंग करने के बाद कमीशन मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि गया में है, जहां पर टेक्निकल एंट्री स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। टेक्निकल एंट्री स्टूडेंट्स यानी कि जो ग्रेजुएट हैं और फिर आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में आना चाहते हैं, वो टेक्निकल एंट्री स्टूडेंट्स हो गए। तो आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग डायरेक्ट एंट्री में OTA गया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में करी जाती है। इसके अलावा एयरफोर्स एकेडमी दुंडिगल और नेवल एकेडमी एजीमाला कन्नूर के पास है, केरला में। यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी की डायरेक्ट एंट्री की भी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के बारे में। तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का तो ट्रेनिंग हो गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो NCC ऑफिसर्स हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स हैं, इनकी इनिशियल ट्रेनिंग ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती। फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इसमें और जो नेवी और एयरफोर्स के एकेडमीज़ हैं, इनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि 10+4, 10 साल + 4 साल, इनकी भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आर्मी ऑफिसर्स के लिए होती है।
नंबर 6 पॉइंट में आप देखेंगे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, यानी कि क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजी क्लास 12 में पढ़ा है साइंस स्ट्रीम में लेकर, उन लोगों को डॉक्टरेट के लिए हम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना में ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पर उनकी डॉक्टरेट की भी ट्रेनिंग होती है और उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है। ये ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद ऑफिसर कमीशन होकर फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए आते हैं लखनऊ में, जिसको कि मिलिट्री ऑफिसर्स बेसिक कोर्स बोलते हैं, और फिर उनको 2 साल की सीनियरिटी मिल जाती है, तो वो डायरेक्ट कैप्टन बन जाते हैं। तो जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको बायोलॉजी मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, उनके लिए आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बच्चा इतना ब्राइट नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके, लेकिन फिर भी उसका साइंस की तरफ, बायोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट है, और अगर आप उसको बीएससी नर्सिंग करवा देते हैं, तो फिर जो लास्ट पॉइंट है मेरा, आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये बड़े बड़े कमांड हेडक्वार्टर्स में, और जिन लोगों का आर्मी वालों के साथ थोड़ा वाकफियत है या जो आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, उनको पता होगा गुवाहाटी में भी एक आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग है, जहाँ पर आपने देखा होगा ऑफिसर्स ब्राउन कलर की ड्रेस पहनते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सफ़ेद कलर की ड्रेस पहनते हैं, यहाँ पर लाल रंग का या हरे रंग का पट्टा होता है, वो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं। और आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग से ग्रेजुएट होने के बाद फिर उनको एज कमीशन्ड ऑफिसर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में दाखिल किया जाता है। तो डॉक्टर्स के साथ ये एमएनएस काम करते हैं। अभी की हालत में एमएनएस की एंट्री सिर्फ लेडीज़ के लिए लागू है। आगे प्लीज। लास्ट पॉइंट, जवानों की भर्ती, ऑफिसर्स की भर्ती के लिए मैंने आपको जनरली बता दिया है। लास्ट पॉइंट है अपना जवानों की भर्ती का। जवानों की भर्ती के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू करी है, जिसको कि अग्निपथ योजना बोला जाता है, और इसमें जो लोग भर्ती होंगे, जो बच्चे भर्ती होंगे, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। क्लास 10 पास करने के बाद या फिर टेक्निकल आर्म्स एंड सर्विसेज के लिए क्लास 12 पास करने के बाद अग्निपथ योजना में एनरोलमेंट हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको जल्दी से बिल्कुल ब्रीफ में बताता हूँ। मान लीजिए मैं अग्निपथ के थ्रू अग्निवीर बन जाता हूँ। मेरा पहला जो इंगेजमेंट होगा आर्मी के साथ, एनरोलमेंट कहा जाता है जिसे, वो होगा 4 साल के लिए। 4 साल के बाद हमारे जैसे जो हमारे बैच में जितने लोग थे, उनमें से 25% लोगों को आर्मी में रिटेन किया जाएगा। बाकी के 75% जो जवान हैं, उनको सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस CAPF, जैसे कि BSF, CRPF, ITBP एट्सेट्रा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट कंपनीज, इनमें जाने के लिए प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो 75% बच्चे प्रॉपर आर्मी ट्रेनिंग डिसिप्लिन लेकर और फिर अपना नौकरी छोड़ रहे हैं 4 साल के बाद और दूसरी नौकरी के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, बच्चा डिसिप्लिन होकर 4 साल के बाद आर्मी से वापस आएगा। उसका बात करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी नॉलेज बहुत बढ़ चुकी होगी। शायद से उसने कोई ख़राब समय भी देख लिया होगा, गोलियां भी चला ली होंगी, मिलिटेंट्स के साथ फाइट भी कर ली होगी, तो उसकी काबिलियत बढ़ जाएगी और वो सोसाइटी को बेनिफिट कर सकेगा। डायनामिक हो जाएगा बच्चा, उसका टीम स्पिरिट बढ़ जाएगा और उसके वर्क स्किल्स बढ़ जाएंगे। आर्मी में हर काम एक टीम के मुताबिक होता है, ये आप सब लोगों को मालूम है। अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता है आर्मी में, हमेशा टीम चलती है। तो वो टीम स्पिरिट जो कि सोसाइटी के लिए भी, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी, गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए भी, सब जगहों के लिए टीम स्पिरिट ज़रूरी है, वो इंसान में आ जाएगा। और आखिरी पॉइंट, उसका स्किल। जब आर्मी में जाएगा
हम लोग हर किसी को हर एक काम के लिए नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि उसका स्किल आइडेंटिफाई करना है, ऐसे ही हम लोग भी हमारे जवानों का स्किल आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको काम भी उसी तरह से दिया जाता है। तो जिसका टेक्निकल दिमाग है उसको हम गाड़ी के रिपेयर्स में या मेंटेनेंस में लगा देते हैं। जो थोड़ा आर्टिस्टिक है उसको हम अपने मैप्स वगैरह समझने के लिए या अपने आगे की प्लान्स हैं उनको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल के स्किल्स हम आइडेंटिफाई करके उसको बता देंगे कि भाई तुम इस चीज़ में अच्छे हो, और उसको वो पता लग जाएगा तो वो बाहर आकर अपनी नौकरी आगे की या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अच्छे से कर सकेगा। आखिरी पॉइंट जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, गुड फाइनेंशियल पैकेज। यानी कि 4 साल के बाद जब बच्चा आर्मी से बाहर आता है तब वो फाइनेंशियली काफ़ी काबिल होगा। कैसे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले साल का पैकेज 4.5 लाख रुपए से थोड़ा ज़्यादा का है, 4.67 लाख। जब तक वो 4 साल की नौकरी कर लेगा तब तक सैलरी में इंक्रीमेंट और डीए बढ़ने के बाद उसका चौथे साल का पैकेज तकरीबन 7 लाख रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी बच्चे फील्ड एरिया में जाते हैं या पहाड़ों में जाते हैं या फिर बहुत मुश्किल इलाकों में जाते हैं, तो उन इलाकों के जो एडिशनल अलाउंसेस हैं, हार्ड एरिया अलाउंस जिनको कहा जाता है, वो उनको मिलते हैं। वो एडिशनल है ये 4.5 लाख और 7 लाख रुपए से। आखिरी पॉइंट, 30% एमोल्यूमेंट जो CPF वाला जो स्कीम है, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि मैंने अगर 30% कंट्रीब्यूट किया है अपने प्रोविडेंट फंड की तरफ तो सरकार भी 30% उसमें ऐड करेगी। ये दोनों कंट्रीब्यूशन मिलाकर प्रोविडेंट फंड में ही तकरीबन 11 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा, एडवर्टीजमेंट्स में भी देखा होगा, डिस्कशन में भी देखा होगा कि जवान जब 4 साल नौकरी करने के बाद बाहर आएगा तो उसके पास तकरीबन 12 लाख रुपए होंगे। उन 12 लाख रुपयों से वो अपना सेटअप कर सकता है, आगे की ट्रेनिंग कर सकता है और बहुत काम कर सकता है। तो ये 12 लाख एट ए टाइम जब जवान फौज से छोड़कर बाहर आता है उस टाइम उसके पास अवेलेबल होगा, तो वो पैसे होने का कॉन्फिडेंस अपना अलग होगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। मेरी प्रेजेंटेशन इधर ही ख़त्म है।